हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल वेलकम सर में। आज जिस चैप्टर को हम कवर करेंगे वो है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, अर्थात मनोविज्ञान तथा खेलकूद। ये जो चैप्टर है वो पूरा बेस्ड रहेगा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सीबीएसई ने रिसेंटली लॉन्च किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान तथा खेल मनोविज्ञान। उसके बाद देखेंगे हम इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, यानी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंस रखता है। उसके बाद देखेंगे हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि एवं विकास। उसके बाद देखेंगे डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक इन एडल्ट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि किशोरों वाली अवस्था में उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और लास्ट में देखेंगे हम एडल्ट एंड प्रॉब्लम देयर मैनेजमेंट, यानी कि किशोरों की क्या समस्या है और उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। चैप्टर की शुरुआत में हम देख लेते हैं साइकोलॉजी क्या होती है। साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान, यह जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें साइके का अर्थ होता है मन तथा लोगस का शब्द का अर्थ होता है विज्ञान, अर्थात मन का विज्ञान। अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड, थॉट्स, फीलिंग एंड बिहेवियर। अगर मैं इसको आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूं तो जो साइकोलॉजी है वो किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है, यानी कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और इट्स रिलेशनशिप। जैसा कि आपको पता चली गया है कि साइकोलॉजी क्या है, वैसे अब हम समझ लेते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है। इट डील विद द ह्यूमन बिहेवियर, मोटिवेशन एंड एस्पिरेशन इन पर्टिकुलर स्पोर्ट्स सिचुएशन टू अचीव देयर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। यह इसको हम आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो खेल मनोविज्ञान शारीरिक शिक्षा की वह शाखा है जिसका संबंध व्यक्ति की शारीरिक सुयोग्यता में वेलनेस से होता है, जो कि खेल कूद में भाग लेने से आती है। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स में व्यक्ति के व्यवहार की खोजबीन करता है। और बिल्कुल ही आसान शब्दों में इसको हम समझने की कोशिश करें तो जैसे मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, वो किसी ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में बताती है, तो वैसे ही जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है वो किसी खिलाड़ी या एथलीट के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में हमें बताती है। अगर हम इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो वो है व्हाट डू यू मीन बाय स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। यह आपके लिए इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब आगे देख लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, यानी कि खेल मनोविज्ञान का क्या महत्व है। Every sports person know that their best performance come from their mind as much as their body, यानी कि सभी खिलाड़ी को पता है कि उनकी खेल परफॉर्मेंस क्या है और उनकी बॉडी या माइंड से वो कैसे इम्प्रूव हो सकती है। नेक्स्ट है इन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर, यानी कि व्यवहार को समझने में भी ये हमारी सहायता करता है। खेल मनोविज्ञान ट्रेनर्स को खिलाड़ी के व्यवहार यानी बिहेवियर को समझने में बहुत हेल्प करता है। इस जानकारी द्वारा विभिन्न खेल दशाओं या स्थितियों में खिलाड़ी के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन यानी कि पॉजिटिव चेंजेस लाया जा सकता है। अगला है लर्निंग द मोटर स्किल्स, यानी कि ये जो कौशल है यानी कि जो हमारी स्किल्स है उनको सीखने में भी हमारी मदद करता है। वो कैसे करता है कि जो भी कौशल को सीखने के लिए जितनी आवश्यकता व्यक्ति की शक्ति में स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी या एंड्योरेंस की होती है, उतनी ही आवश्यकता उसकी मानसिक तत्परता अर्थात सीखने की इच्छा व उत्सुकता यानी कि एक्साइटमेंट की भी होती है। मनोविज्ञान तत्परता में खेल मनोविज्ञान बहुत ही इम्पोर्टेंस भूमिका अदा करता है। अगला पॉइंट है इन कंट्रोलिंग द इमोशंस, यानी कि जो हमारे इमोशंस हैं उन पर भी कंट्रोल करने में हमारी सहायता करता है। कैसे? जो खेल मनोविज्ञान में अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस व प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को विभिन्न इमोशंस जैसे गुस्सा, झल्लाहट तथा नेगेटिव जो थिंकिंग है उन पर नियंत्रण करने में सहायता करता है, जिससे प्रदर्शन में और अधिक बढ़ोतरी होती है। अगला एनहांसमेंट ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स, यानी कि जो हमारे शरीर क्रियात्मक क्षमता है उनमें भी ये बढ़ोतरी कहता है। जैसे स्पीड है, फ्लेक्सिबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, ये जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं उनमें ये क्या करता है, इम्प्रूवमेंट लाता है। अगर हम इम्पोर्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं तो वो है राइट एनी 3 इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, यानी कि आपको स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के कोई भी 3 इम्पोर्टेंस बतानी है। अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसको कि हम हिंदी में वृद्धि एवं विकास भी कहते हैं। आइए इसको बड़े आसान शब्दों में हम समझने की कोशिश करते हैं। जो वृद्धि होती है वो शरीर के आकार व रूप में बढ़ोतरी से संबंधित है, जबकि विकास का अर्थ है व्यक्ति के व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी के विभिन्न पहलुओं में
परिपक्वता मैच्योरिटी तथा विभिन्न कार्यों व स्किल्स के लिए योग्यता अर्जित करना होता है। विकास जो है वो जन्म भर निरंतर यानी कंटिन्यूस चलने वाली एक प्रक्रिया है, यानी कि एक प्रोसेस है, तथा उसके फलस्वरूप आए परिवर्तनों जैसे कि चेंजेस को प्रत्यक्ष रूप में देखा नहीं जा सकता, यानी कि उनको डायरेक्ट नहीं देखा जा सकता और ना ही उनको नापा जा सकता। जबकि जो कि ग्रोथ है, हमारी जो वृद्धि है, उसको देखा भी जा सकता है और उसको मापा भी जा सकता है। व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि यानी कि उसकी फिजिकल ग्रोथ के साथ साथ उसके ज्ञानात्मक, सामाजिक, सोशल तथा भावनात्मक यानी कि इमोशन पक्षों में मैच्योरिटी भी आती है। शरीर के कद व वजन में वृद्धि होती है, परंतु कार्य को करने की योग्यता अर्जित करना वृद्धि के साथ साथ विकास भी है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब देख लेते हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। हम इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन हम फिर भी एक बार इसको और डिस्कस कर लेते हैं। जो ग्रोथ है इट कैन बी मेजर, यानी कि जो हमारी वृद्धि है इसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर, नाप सकते हैं। ग्रोथ अकर अप टू पर्टिकुलर एज, जो हमारी वृद्धि है, जो हमारी ग्रोथ है, वो किसी एक सीमित एज तक ही होती है। लेकिन जो हमारा विकास होगा, जो डेवलपमेंट होगा, वो क्या होगा, वो जीवन भर चलता ही रहेगा। इट इज़ रिलेटेड टू चेंजेस इन ह्यूमन इन साइज, यानी कि मनुष्य में क्या है, साइज में परिवर्तन, यानी कि साइज में चेंजेस आना, लेंथ में, हमारी लंबाई में परिवर्तन आना, हमारे वेट में परिवर्तन आना, ये सब क्या है, परिवर्तन किस में होंगे, सिर्फ ग्रोथ में। लेकिन विकास में इसके विपरीत होगा। इट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर एंड इट्स एरिया इज़ लिमिटेड, यानी कि मनुष्य के जो नेचर में ये जो एरिया है वो बिल्कुल लिमिटेड है। और इसके विपरीत क्या होगा, डेवलपमेंट। इट इज़ मेजरमेंट इज़ हार्ड टास्क एंड इट कैन बी इंस्पेक्टेड, यानी कि इसको मेज़र करना बहुत हार्ड टास्क है और इसका हम मेज़रमेंट कर भी नहीं सकते। डेवलपमेंट इज़ ए लॉन्ग प्रोसेस विच इज़ नेवर एंडिंग, यानी कि जो विकास है वो एक लंबा प्रोसेस है और इसका अंत भी नहीं है। इट इज़ रिलेटेड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ फंक्शनिंग, यानी कि ये रिलेट किससे करती है, हमारी फंक्शनिंग से करती है। इट इज़ रिलेटेड टू ऑल एस्पेक्ट्स एंड इट इज़ एरिया इज़ अनलिमिटेड, इसका जो एस्पेक्ट्स है वो अनलिमिटेड है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टॉपिक से जो क्वेश्चन बनता है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि एवं विकास में आपको अंतर बताना है। यह इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। अब आगे देख लेते हैं हम डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं में विकास संबंधी विशेषताएं। वैसे तो इसमें बहुत सारी अवस्थाएं हैं, जैसे शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी, बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड, किशोरावस्था यानी कि अडल्टसेंस। लेकिन जो आपके सिलेबस में दिए वो है सिर्फ किशोरावस्था, अडल्टसेंस, तो सिर्फ हम उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। अब हम देख लेते हैं अडल्टसेंस यानी कि किशोरावस्था। किशोरावस्था विकास की तीव्र अवस्था यानी कि बहुत फास्ट अवस्था, और इसको आंधी तूफान की अवस्था भी कहते हैं। जब बालक जवानी की ओर बढ़ता है उसमें बालक युवक के समान व बालिका युवतियों के समान, यानी कि जो लड़के हैं वो आदमियों की तरह और जो बालिका लड़कियां हैं वो महिलाओं की तरह दिखने लगते हैं। यह जवानीपन या यह बालपन के बीच की अवस्था है, यानी कि जवानी की और बचपन के बीच की अवस्था है। इसे टीनेज भी कहा जाता है। टीनेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 13 से लेके 19 की एज के बीच होती है। जैसे 13 के पीछे लास्ट में टीन लगता है ना, तो उसी वजह से इसको टीन एज भी कहा जाता है। जैसे 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19। अगर हम बात करें फिजिकल डेवलपमेंट की कि इसमें क्या क्या डेवलपमेंट होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो लड़के हैं या लड़की है उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। उनकी आवाज़ में भी कर्कशता भी आ जाती है, यानी कि भारीपन आ जाता है दोनों की आवाज़ में। लड़कियों की आवाज़ जो है वो थोड़ी सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है, और लोगों को बच्चों को या लड़कियों को लोगों के बीच में अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाना बहुत पसंद है। और इसमें लड़कियों के जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी स्टार्ट हो जाती है। अब जरा एक नज़र डाल लेते हैं अडल्टहुड पीरियड पर। इट इज़ द लॉन्गेस्ट स्पैन अमोंग ऑल द लाइफ स्टेजेस एंड करेक्टराइज्ड बाय मैच्योरिटी, क्योंकि यह जो है सबसे लंबा स्पैन होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहला होता है फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक विकास में। मैच्योरिटी ऑफ मसल टेक प्लेसेस, यानी कि जो आपकी मसल्स की मैच्योरिटी है वो अपना स्थान ले लेती है, यानी कि जो भी आपकी बॉडी की मसल्स है, जो भी पार्ट्स है वो डेवलप हो जाते हैं और एक मैच्योरिटी तक वो पहुंच जाते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ मसल इम्प्रूव, जो आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ना शुरू हो जाती है। द बॉडी वेट में गेट इंक्रीज, जो आपका बॉडी वेट है वो भी
बढ़ना शुरू हो जाता है ड्यू टू चेंजेस इन लाइफस्टाइल। आपकी लाइफस्टाइल में जैसे जैसे चेंज आता रहता है। अगला है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इसमें क्या है कि दे अंडरस्टैंड द प्रेजेंट सिचुएशन एंड ट्राई टू मेक एडजस्टमेंट अकॉर्डिंगली। यानी कि जो युवा है, जो अडल्टहुड बच्चा है, वो प्रेजेंट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना सीख जाता है। द अडल्ट आर एबल टू डू ऑल द इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़। जितने भी अडल्ट हैं वो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ में अपने आप को उसके लायक बना लेते हैं। दे स्टार्ट थिंकिंग रैशनली एंड इंटेलिजेंसी। वो इंटेलिजेंट तरीके से अपनी थिंकिंग को बना लेते हैं और उसी हिसाब से वो सोचते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि संवेदनात्मक या भावनात्मक विकास। इसमें क्या होता है, द इमोशंस आर वेरी मच कंट्रोल। वे अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं। दे एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म ग्रेसफुली एज बीइंग ऑनेस्ट एंड दे आर ग्लैड टू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव। यानी कि वे अच्छे और बुरे की समझ उन्हें हो जाती है और अगर वो कोई चीज़ बुरी देखते हैं तो उसको क्रिटिसाइज़ करना भी शुरू कर जाते हैं। अगला है सोशल डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक विकास। दे यूजली बिकम रेस्पॉन्सिबल। यानी कि जो युवा है, जो अडल्ट है, वो रेस्पॉन्सिबल हो जाता है, वो जिम्मेदारी उठाने के लायक हो जाता है और वो जिम्मेदारी अच्छे तरह से उठा भी पाता है। दे आर ओपन माइंडेड। वे खुले विचारों के हो जाते। एंड लिसन थॉटफुली टू द ओपिनियन ऑफ अदर्स। यानी कि वो दूसरों के विचारों को भी अच्छे से सुनते हैं। अब हम देख लेते हैं अडल्ट्स एंड प्रॉब्लम एंड देयर मैनेजमेंट, यानी कि किशोरों की समस्या व उनका समाधान क्या होता है। पहले हम समझ लेते हैं उनको क्या क्या समस्या हो सकती है। किशोर अवस्था में तीव्र शारीरिक यानी कि तेज फिजिकल चेंजेस के साथ साथ मेंटल, सोशल, इमोशनल चेंजेस के कारण जो किशोर है यानी कि जो अडल्ट है खुद को कई समस्याओं से घिरा हुआ पाते हैं। फिजिकल चेंजेस के कारण वह स्वयं को अटपटा सा महसूस करते हैं। वहीं इमोशनल चेंजेस के कारण वह इमोशनली रूप से अस्थिर यानी कि एक जगह स्टेबल नहीं हो पाते। ऐसी स्थिति में वो विपरीत सेक्स यानी कि अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। उन्हें हमेशा फ्यूचर की चिंता रहती है। वे हमेशा व्यवसाय को चुनने का निर्णय नहीं ले पाते, यानी कि उन्हें फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं करना है उसका डिसीजन भी वह नहीं ले पाते। उन पर माता पिता का नियंत्रण व उनसे अपेक्षाओं के कारण जो किशोर है, जो अडल्ट है, मानसिक रूप से यानी कि मेंटली रूप से तनाव, स्ट्रेस में रहते हैं। इसलिए किशोर अवस्थाओं को समस्याओं का आयु भी कहा जाता है, यानी कि एज ऑफ प्रॉब्लम भी कहा जाता है। अब देख लेते हैं अडल्ट प्रॉब्लम, यानी कि किशोरों की क्या क्या समस्या हो सकती है। सबसे पहले है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिसको कि हम फिजिकल प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको हम शारीरिक समस्या भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि शरीर के विभिन्न अंगों के अलग अलग गति से बढ़ने के कारण किशोर देखने में पहले से अलग दिखाई देता है। इस कारण कभी उसकी टांगें व कभी उसके हाथ लंबे दिखते हैं तो कभी पूरा शरीर लंबा प्रतीत होता है। कोई किशोर ऊँट जैसा लंबा दिखता है तो कोई मोटा, तो किसी के चेहरे पर मुहासे निकल आते हैं। शरीर के सभी अंगों में समानुपात नहीं होने के कारण किशोर भद्दा दिखने लगता है। अचानक हुए ऐसे फिजिकल डेवलपमेंट से किशोर तनाव यानी स्ट्रेस से ग्रस्त हो उठता है। यहाँ तक कि किशोर सामाजिक गतिविधियों, सोशल एक्टिविटीज़ तक में शामिल होने से भी घबराने लगता है, क्योंकि उसे अपने रंग रूप पर शर्म महसूस होती है। एग्रेसिव बिहेवियर, और इस एज में उसका जो बिहेवियर है वो भी एग्रेसिव होने लगता है। अब अगली प्रॉब्लम देख लेते हैं, वो है इमोशनली यानी कि भावनात्मक। इसमें क्या होता है कि सडन चेंजेस ऑफ मूड आर वेरी नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। दे माइट फील हैप्पी इन ए मोमेंट एंड सैड इन अदर मोमेंट। यानी कि उनमें जो मूड चेंजेस है वो एकदम से आते हैं। कुछ पल में तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और अगले ही मोमेंट में वो बहुत दुखी हो जाते हैं। किशोर इस अवस्था में ना अत्यधिक मानसिक यानी कि मेंटल और इमोशनली चेंजेस से गुजरते हैं। इमोशनली जो उनकी इंटेंसिटी है वो अपने माता पिता के नियंत्रण से मुक्ति पाने की होती है, यानी कि वो चाहते हैं कि अपने माता पिता के नियंत्रण से वो बाहर आ सके और आज़ादी से कुछ भी कर सके। जीवन के लिए अनुभव की कमी व आर्थिक रूप से स्वतंत्र न होने के कारण परिवार के जो बूढ़े सदस्य होते हैं उनसे वे स्वतंत्रता, फ्रीडम चाहते हैं। यह अनावश्यक नियंत्रण किशोर व उसके माता पिता के बीच तनाव का एक मुख्य कारण भी बन जाता है। अगला है सोशल स्टेटस। दे आर वेरी मच कॉन्शियस ऑफ देयर सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कि इस उम्र में जो अडल्ट है वह अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर बड़े कॉन्शियस रहते हैं। इफ़ द पोजीशन एंड प्रेस्टाइज इज हर्ट बाय समवन इन फ्रंट ऑफ देयर फ्रेंड देन देयर विल बी ए बिग प्रॉब्लम फॉर देम विच बिकम इंटेंस। कई बार आपने देखा होगा कि अगर
उसके दोस्तों के सामने कोई बुराई कर दे या उसके बारे में कुछ बुरा भला बोल दे तो बड़े जल्दी ही क्रोधित यानी कि बड़े ही जल्दी गुस्से में हो जाते हैं और उनका जो है बड़ा हर्ट हो जाता है। तो यह भी इसमें बड़ी समस्या देखी गई है। अगला पॉइंट देख लेते हैं जो कि फ्रीडम स्वतंत्रता, जैसे कि मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें अडल्ट क्या करते हैं कि वो सभी लोगों से स्वतंत्रता चाहते हैं, यानी कि वो अपनी मनमर्जी के मालिक बनना चाहते हैं, उनका जो मन करे वो वह करना चाहते हैं और इस उम्र में यह नॉर्मल भी है। अगला है जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, यानी कि बाल अपराधीपन की समस्या है। इसमें क्या होता है कि कई बार बच्चे ना अपनी तरफ अट्रैक्शन खींचने के लिए कुछ ऐसा काम कर बैठते हैं जो असामाजिक है, यानी कि गलत है। जैसे झूठ बोलना सीख जाते हैं, चोरी करना सीख जाते हैं, झगड़ा करना उनकी आदत बन जाती है, औरों से मारपीट करना, गाली गलौज करना, ताकि सबका अटेंशन उनकी तरफ हो जाए। दूसरों को कभी चिढ़ाएंगे, उनका मजाक बनाएंगे, घर से भाग जाना, स्कूल से भाग जाना, स्कूल में तोड़ फोड़ करना, पढ़ाई ना करना तो अन्य साथियों में दादागिरी करना, ये उनका मेन शौक हो जाता है। और अगला है ड्रग एब्यूज़। इस उम्र में बच्चे जो है ड्रग का भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। वे फ्लूट को सूंघते हैं, स्मोकिंग करना सीख जाते हैं, बाहर किसी पनवाड़ी की दुकान से कभी कुछ खरीद लेते हैं, गुटखा खा लेते हैं, चैनी खैनी सुपारी, जैसे कि आपको सबको पता है। तो इस उम्र में यह भी एक नॉर्मल है, लेकिन हमें उनको मैनेजमेंट करना चाहिए। और इस टॉपिक से जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंट, यानी कि किशोरों की समस्याओं के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। अब लास्ट में देख लेते हैं मैनेजमेंट ऑफ एडोलसेंट प्रॉब्लम, यानी कि किशोरों की समस्या के समाधान के क्या उपाय है। सबसे पहला है पेरेंटल गाइडेंस। इसमें क्या होता है कि माता पिता ही अपने बच्चों के सबसे बड़े शुभचिंतक होते हैं। किशोरों की कई समस्याओं का समाधान केवल तभी संभव है जब माता पिता उनकी समस्याओं को समझे तथा उनके समाधान में सहायता करें। डेमोक्रेसी इन द फैमिली। पेरेंट्स शुड मेक डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर इन द फैमिली फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि उनको अपने परिवार में एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाकर रखना चाहिए जिसमें बच्चे डेमोक्रेटिक हो सके और उनकी इसके कारण ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी हो सके। फादर मदर रिलेशनशिप, यानी कि माता और पिता के बीच में एक ऐसा संबंध होना चाहिए कि जिसे बच्चे देख के अपने आप को गर्वित महसूस करे, प्राउड फील करे। उनके सामने कभी भी माता पिता को लड़ना या झगड़ना नहीं चाहिए, ताकि इससे क्या होता है कि बच्चों पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। हमेशा माता पिता का रिलेशनशिप जो है वो एक हेल्थी रिलेशनशिप होना चाहिए। कभी भी उनसे गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप बच्चों से गुस्से में बात करते हैं तो बच्चा धीरे धीरे ही आप पर गुस्सा करना स्टार्ट कर देता है और वो आपको हेट करना भी शुरू कर सकता है। अब अगला मैनेजमेंट देख लेते हैं उनका क्या होगा। पार्टिसिपेशन इन को-करिकुलर एक्टिविटीज़। अगर हम इसको आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो जो किशोर है, जो अडल्ट है, उनको विभिन्न प्रकार की मनोरंजक यानी कि एंटरटेनिंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराना चाहिए, जैसे कि नृत्य, डांस, योगा, एरोबिक्स एवं जिम इत्यादि में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। डांस द्वारा मन के तनाव दूर होते हैं, योग द्वारा शारीरिक आकार संतुलित हो जाता है। इन क्रियाओं में भाग लेने से नई ऊर्जा प्राप्त होती है तथा किशोरों के मन में अपने मित्रों तथा समाज के अन्य वर्गों के लोगों के साथ साथ संबंध भी अच्छे होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं रिलीजियस एजुकेशन। इसमें क्या करना चाहिए, माता पिता को अपने बच्चों के अपने रिलीजियस प्लेसेस पर लेकर जाना चाहिए, क्योंकि जो रिलीजियस प्लेसेस है उनसे भी उन बच्चों को बहुत ही मदद मिलती है अपनी प्रॉब्लम पर कंट्रोल पाने के लिए। अगला है सेक्स एंड हेल्थ एजुकेशन। हमें अपने बच्चों के साथ हमेशा सेक्स से रिलेटेड बातों को फ्रैंकली तथा साइंटिफिक वे में बताते रहना चाहिए, ताकि वो कभी भी कंफ्यूज ना रहे उन चेंजेस को लेकर। अगला है इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम। हमें बच्चों को बिल्कुल भी बांध कर किसी भी नहीं रखना चाहिए, उनको थोड़ी बहुत फ्रीडम हमें देनी चाहिए ताकि वो भी अपने मन की कर सके। और इस चैप्टर से जो आपका लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है हाउ द प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंट कैन बी मैनेज, यानी कि किशोरों की जो समस्या है उनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, उनकी समस्याओं का हम कैसे समाधान कर सकते हैं। यह था आपका चैप्टर जो कि समाप्त हो गया है। अगर फिर भी आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं या कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको जल्द से जल्द आंसर करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।